think the recording has begun. Yes, it has. चलें जी, let's start with economic efficiency and market failures. Last class इसकी most probably है. हम papers इसके अभी नहीं करेंगे because I don't want you to get distracted from your mocks preparation. So that's the idea. So here we go जी. I should have opened the document beforehand, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गया. तो अभी इसको start करते हैं. बच्चों मैंने काफ़ी सारे पास पेपर्स करवाए हैं. जो बच्चे रेगुलर आए हैं जुरेज जैसे उनको पता है. तो बाकी बच्चे भी प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस छोड़िएगा नहीं. 23 के सारे पेपर्स के मैंने सोल्यूशंस P4 के भेजे हैं. मार्क स्कीम्स भेजी हैं P2 की, P1 की, सॉरी P4 की. तो आप उनको यूज़ करके अच्छी तरह प्रिपेयर करें. चलें जी, लेट्स नाउ मेक द स्क्रीन अ लिटिल वाइडर. दिस इज गोइंग टू बी आवर class now for economic efficiency. एक मिनट जी. चलें जी. अस्सलाम वालेकुम हमजा एंड माहीन. हमजा, आई एम ग्लैड यू ज्वाइन बिकॉज यू आस्क क्वेश्चंस और उससे सबका भला हो जाता है. आई थिंक समवन एल्स इज ज्वाइनिंग नाउ. यस, चलें आप ही लोग हैं. ठीक है, नो वन एल्स. चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ जी. हमने मोनोपोली तक का मार्केट फेलियर कर लिया था. नहीं, मोनोपोली का शायद नहीं किया था. ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाला मार्केट फेलियर कर लिया था. तो इसका ग्राफ एक बार दोबारा देख लो. बाकी तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टीज पे जो आती हैं, कंजेशन, पोल्यूशन वगैरह, उसको इग्नोर कर देता है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फर्म्स. दे जस्ट लुक एट प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट इग्नोर होने की वजह से आउटपुट इज मोर देन डिजायरेबल फॉर द सोसाइटी. ये मैं जल्दी से आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा. मैं कहीं जरा आगे चला गया हूँ. लेट मी गो बैक टू वेयर वी वर. ये हमने ग्राफ किया था जी, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का. मसलन एक केमिकल फैक्ट्री है जो केमिकल्स प्रोसेस कर रही है, तो उनकी चिमनी से धुआं निकलता है. उससे इर्द गिर्द की नेबरहुड के जो रिहायशी हैं उन पे एक्सटर्नल कॉस्ट आ रही हैं, पोल्यूशन, कंजेस्शन, बीमारियां फैल रही हैं. सो दे आर बीइंग डिस्टर्ब बाय दैट. सो प्राइवेट कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है क्योंकि केमिकल फैक्ट्री इज नॉट कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ थर्ड पार्टीज, द पोल्यूशन. अगर उसको ऐड किया जाए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो आपका जो सप्लाई कर्व है एमपीसी से शिफ्ट होके लेफ्ट पे एमएससी बन जाएगा, सोशल कॉस्ट. इसका वर्टिकल डिस्टेंस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट होगी. ऑप्टिमम लेवल पे आउटपुट आ जाएगी. Q0 से Q ऑप्टिमम मार्केट फेलियर हमने हाईलाइट किया बिकॉज एक्सटर्नल कॉस्ट वर बीइंग इग्नोर्ड. यहाँ पे हमने पिछली क्लास छोड़ी थी. जिसको भी ये बात पूरी समझ ना आ रही हो, प्लीज वॉच द प्रीवियस क्लासेस, यू विल गेट द आइडिया. अब जी हम इसको, अभी भी मुझे लगता है मैं आगे चला गया हूँ. यस, ये तो उसकी सॉल्यूशंस हैं. सॉरी, ये वो ग्राफ था जो मैंने भी एक्सप्लेन किया. अब जी गवर्नमेंट क्या करे, हाउ टू रिमूव दिस मार्केट फेलियर और रिड्यूस दिस मार्केट फेलियर. बहुत आसान पॉलिसीज हैं जी. एड वैलोरम इनडायरेक्ट टैक्स लगा दें. कितना टैक्स लगाना है? इक्वल टू मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट. जितना गवर्नमेंट एस्टिमेट करे कि थर्ड पार्टीज पे जो पोल्यूशन, कंजेस्शन, हॉस्पिटल बिल्स बढ़ रहे हैं, उसके हवाले से वो अपना गेस्टिमेट लगाएं इकोनॉमिस्ट के थ्रू और एक्सटर्नल कॉस्ट, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर टैक्स लगा दें ताकि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व, सप्लाई कर्व शिफ्ट होके मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व बन जाए, लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाए. अब यही चीज हमने देखनी है. एड वैलोरम टैक्स का डायग्राम, जैसे ही गवर्नमेंट ने मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर टैक्स लगाया, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट सप्लाई कर्व S0 S1 पे शिफ्ट हो गया. अब ये सोशल कॉस्ट कर्व बन गए. ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम आ गए. Q0 से Q ऑप्टिमम. ओवर कंजम्पशन, ओवर प्रोडक्शन हो रही थी इस प्रोडक्ट की. कोई कंफ्यूजन बच्चों? सिंपल इनडायरेक्ट टैक्स लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है. लेबल्स फर्क हो रहे हैं. डिमांड, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट भी और सोशल भी, क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट्स हम कंसिडर नहीं कर रहे यहाँ पे. सप्लाई कर्व अलबत्ता सिर्फ मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व था. जब उसमें टैक्स लगा मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर, तो वो जमा होके मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व बना और लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ. ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम आया. ई ऑप्टिमम पे सोसाइटी, ये एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हो रही थी रिसोर्सेज की, ओवर एलोकेशन हो रही थी Q0 से Q ऑप्टिमम. तो एडवांटेज क्या हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स लगाने के?
इट अलाउज द मार्केट टू ऑपरेट। हम मार्केट फोर्सेस को ही यूज कर रहे हैं, हमने कोई मैक्सिमम मिनिमम प्राइस लगा के डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं किया। अलबत्ता वी हैव मैनेज टू इंटरनलाइज द एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज कौन पे कर रहे थे? इर्द गिर्द के रिहायशी, थर्ड पार्टीज। अब प्राइस बढ़ी है, कंज्यूमर पे कर रहे हैं, कॉस्ट बढ़ी है, प्रोड्यूसर्स पे कर रहे हैं। तो जो डिसीजन मेकर्स थे उन पे हमने इंटरनलाइज करवा दिया है एक्सटर्नल कॉस्ट को, एक्सटर्नैलिटीज को। एनी क्वेश्चंस? एक और फायदा जो इनडायरेक्ट टैक्स का, इट बिकम्स एन इंसेंटिव टू रिड्यूस पोल्यूशन इन फ्यूचर। और फर्म सोचती हैं कि क्यों ना हम ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दें ताकि हम पे मुसलसल ये टैक्सेशन ना लगे। ठीक है, तो बेसिकली जब वो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे जाएंगी, टैक्स नहीं लगेगा तो उनकी प्राइवेट कॉस्ट कम होगी, टैक्स वगैरह नहीं देने पड़ेंगे तो उनके प्रॉफिट में इजाफा होगा। तो वन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट लगाने के लिए सोचना शुरू हो जाएंगे अबाउट ग्रीनर टेक्नोलॉजी। अब जी फ्लेक्सिबल होते हैं टैक्स। ठीक है, जो फर्म ज्यादा पोल्यूशन कर रही है उस पर ज्यादा टैक्स लगा दो, जो कम कर रही है उस पर कम। तो काफी ये प्रेफर्ड मेजर बन जाता है टू करेक्ट मार्केट फेलियर ऑफ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है जिसको वो फाइनेंस कर सकते हैं, मेरिट एंड पब्लिक गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन विद द एडवांटेजेस जी? अब यहां पे गवर्नमेंट फेलियर का कॉन्सेप्ट समझिए। डिसएडवांटेज क्या है जी? टैक्स एफिशिएंट कब होगा? जब वो मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर होगा। जितना हर यूनिट पे थर्ड पार्टी को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है पोल्यूशन कंजेशन की, तो गवर्नमेंट इसको कभी भी एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर सकती। यस, देयर आर टेक्निक्स ऑफ शैडो प्राइसिंग कि हॉस्पिटल बिल्स कितने बड़े हैं सिंस द फैक्ट्री हैज बीन सेट अप, कंजेशन की वजह से कितने लोग जॉब्स पे लेट जा रहे हैं, उनकी कितनी तनख्वाह कट रही होगी, इस तरह की बातें। लेकिन इट्स अ वेरी गेस्टिमेटेड वर्क। सो या तो गवर्नमेंट ओवर टैक्सेशन कर देगी या अंडर टैक्सेशन, या तो मार्केट फेलियर रिमूव नहीं होगा या गवर्नमेंट फेलियर हो जाएगा ओवर टैक्सेशन से। तो ये है गवर्नमेंट फेलियर एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग करेक्शन मेथड्स ऑफ मार्केट फेलियर ऑफ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। दूसरा आपको पहले ही पता है जी, मोस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। रेट तो सेम ही होता है लेकिन अमीर भी उतना ही पैसा दे रहा है, गरीब भी उतना। तो अमीर की इनकम प्रोपोर्शन में से बहुत थोड़ा जा रहा है और गरीब की इनकम में से बड़ा प्रोपोर्शन जा रहा है टैक्स में। इनकम गैप्स वाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे ही लगते हैं प्राइस लेवल बढ़ता है बिकॉज दे ऐड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो दे आर इन्फ्लेशनरी इन नेचर। मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस जब लगाए जाएं डीमेरिट गुड्स के ऊपर, वो भी तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज करती हैं, उन केसेस में डिमांड इनइलास्टिक होती है तो इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, टैक्स लगने के बावजूद प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पे इतना फर्क नहीं आएगा। अब आखिरी चीज जी, अगर हर फर्म को उनके इंडिविजुअल एमईसी के मुताबिक टैक्स लगाने की कोशिश करें तो हमें तो एक आर्मी चाहिए इंस्पेक्टर्स की, जो जाके हर फर्म के एमिशंस को पहले जज करे फिर उसके मुताबिक टैक्स लगाए। सो इट्स theoretically easy but reality में मुश्किल हो जाता है। All you need to know is 2 points of benefits, 2 points of government failure। दो पॉइंट्स सफिशिएंट हैं हर इंटरवेंशन के लिए। एनी कंफ्यूजन बच्चों? एनी क्वेश्चन? अब हम देख रहे हैं जी दूसरा तरीका, गवर्नमेंट कैन यूज रेगुलेशंस यानी लॉ, रेगुलेशंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पोल्यूशन लिमिट्स लगा सकती है, रेगुलेटरी बॉडीज अपॉइंट कर सकती है जो कि सबको फोर्स करें कि आपने भाई इससे ऊपर पोल्यूशन नहीं करनी। तो वो जो मार्केट फेलियर हो रहा है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की वजह से, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज की वजह से, उसको रोका, राइट। लार्ज फाइन्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फर्म समटाइम्स अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है और रुक नहीं रही फाइन्स के बावजूद, तो आप उनको फोर्स टू क्लोज भी कर सकते हैं। कई फर्म्स को सील भी किया गया है हिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम व्हीकल्स और डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज। जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी सोचा था कि व्हीकल सेफ्टी सर्टिफिकेट्स इशू करना शुरू कर दो कि अगर एक हद से ज्यादा पोल्यूशन कर रही है तो उसको बैन कर दो रोड से, जैसे आपके चिंगची रक्षास वगैरह के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये हैं जी रेगुलेशंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज। इनके फायदे क्या हैं जी? limit the emission of pollutants by setting a maximum limit, maximum level of pollutants permitted। आपने लिमिट लगा दी, आप आसानी से मॉनिटर कर पा रहे हो कि कितनी पोल्यूशन होगी।
लिमिट द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पोल्यूटिंग फर्म्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट जी, रिक्वायर पोल्यूटिंग फर्म्स टू इंस्टॉल टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, क्योंकि उनको लगेगा कि यार हम पे मुसलसल फाइन्स लग रहे हैं, हम पे रेगुलेटरी बॉडीज, इंस्पेक्टर्स रोज छापे मार रहे हैं, लेट्स गो टू ग्रीन टेक्नोलॉजी। लेकिन तो इसलिए यही एडवांटेज बन गए जी, सिंपल एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड है, इजी टू एडमिनिस्टर है, इसमें इलास्टिसिटी वाला भी कोई चक्कर नहीं आता। इन इलास्टिक डिमांड भी है, तब भी लॉ है जी, आप इससे ऊपर प्रोड्यूस नहीं कर सकते पोल्यूशन। तो रेगुलेशन फोर्स पोल्यूटिंग फर्म्स टू कंप्लाई, ठीक है। टैक्सेस हमेशा ये काम नहीं कर सकते। अगर डिमांड इन इलास्टिक थी तो फर्म्स प्राइस बढ़ाती जाएंगी, कंज्यूमर खरीदता जाएगा। सो टैक्सेशन से इन सम सिचुएशंस लाइक डीमेरिट गुड्स ये ज्यादा अच्छा मेथड है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है जी? नो मार्केट बेस्ड इंसेंटिव्स। टैक्स के केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही थी, फर्म्स वर लुकिंग टू रिड्यूस देयर पोल्यूशन लेवल्स, इंस्टॉलिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इसमें भी होता है, लेकिन मार्केट बेस्ड इंसेंटिव नहीं ना। आपने इक्विलिब्रियम के साथ प्ले नहीं किया, आपने डिमांड एंड सप्लाई के साथ प्ले नहीं किया, आपने एक हुक्म लगा दिया। सो ये मार्केट बेस्ड इंसेंटिव नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है फर्म्स को, मतलब देयरफॉर फर्म्स के बारे में we are unable to make distinctions between firms that have higher or lower costs of reducing pollution. Next, they are also unable to provide incentives for firms to use fewer polluting resources. तो इसकी वजह से एक्सटर्नैलिटी जरा मुश्किल हो जाती है कंट्रोल करना। रिजल्ट इज दैट पोल्यूशन इज रिड्यूस्ड एट अ हायर ओवरऑल कॉस्ट, यानी गवर्नमेंट को इन्फोर्समेंट कॉस्ट पड़ रही है, फर्म्स को फाइन्स पड़ रहे हैं। यस, पोल्यूशन तो आपने रोक ली, कंजेशन तो आपने रोक ली, लेकिन काफी डिसइंसेंटिव क्रिएट किया, एफिशिएंसी में कमी आई। राइट जी। समटाइम्स इन लॉज में बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, तो देयर इज लैक ऑफ सफिशिएंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑन टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ पोल्यूशन। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी हो सकती है और फर्म्स को भी, तो इसलिए पुलिसिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, इन्फोर्समेंट कॉस्ट बढ़ती है। समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अनमास्क द कल्प्रिट कि किसने नॉन ट्रीटेड केमिकल डंप किए थे लोकल रिवर में या लोकल स्ट्रीम में। 200 फर्म्स हैं, सबके पाइप्स उसमें जा रहे हैं, किसने ट्रीट किए बगैर डंप किया, उसको इन्वेस्टिगेट करने में बहुत कॉस्ट आती है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? कोई कंफ्यूजन? ऑल राइट जी। अब एक और तरीका है प्रॉपर्टी राइट्स, ये जस्ट एक एमसीक्यूज के लिए समझ लीजिएगा। प्रॉपर्टी राइट्स क्या है जी? कि हमारे पास जो अपनी ओन्ड प्रॉपर्टी है, किसी का राइट नहीं है कि वो आके हमारे घर में कुछ डैमेज कर सके हमारी प्रॉपर्टी को। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट है। इसी को गवर्नमेंट जो है बढ़ा के पब्लिक पार्क्स, एयर स्पेसेस, ओपन स्पेसेस, लाइब्रेरीज, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स वगैरह पे भी कर देते हैं। तो लोग जाके जो लिख रहे होते हैं ना बेंचेस पे या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे, दैट इज वायलेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी राइट्स। आइडिया क्या है कि अगर कोई बंदा पब्लिक प्रॉपर्टी को, शेयर प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, उसके रिजल्ट में एक्सटर्नैलिटीज बनती हैं, तो गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ केस कर सकती है। पब्लिक कैन ऑल्सो सू दैट पर्सन कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। एनी कंफ्यूजन जी? डिसएडवांटेज क्या है जी? अक्सर लॉ जो है, जस्टिस सस्ता नहीं होता, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो अगेन अमीर आदमी को बड़ा फॉरेन जस्टिस मिल जाएगा, गरीब को नहीं मिलेगा। तो समटाइम्स प्रॉपर्टी राइट्स इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकते। जैसे एयर स्पेसेस एंड सी में कंट्रीज के दरमियान में भी झगड़ा है कि हमारी एयर स्पेस कहाँ खत्म हो रही है, सी जोन कहाँ खत्म हो रही है। सो इट्स डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश दिस पब्लिक प्रॉपर्टी राइट्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। इससे बेहतर तरीका है जी पोल्यूशन परमिट्स। अब यहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ओवरऑल लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ पोल्यूशन परमिट कर रहे हैं कि भाई इतने लाख एमिशंस कर सकते हैं आप एज एन इंडस्ट्री और एज अ फर्म, और फिर तमाम फर्म्स को उनके साइज के मुताबिक परमिट्स इशू कर दिए जाते हैं। इन परमिट्स की अच्छी बात है कि दे कैन बी ट्रेडेड, फर्म एक दूसरे को बेच सकती हैं, खरीद सकती हैं। सो क्या होता है, जो क्लीनर फर्म्स हैं उनके परमिट अनयूज रहते हैं, उनकी एमिशन लिमिट से बहुत नीचे वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पोल्यूशन, और डर्टी फर्म्स के परमिट्स जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो दे आर फोर्स्ड टू बाय परमिट्स फ्रॉम क्लीन फर्म्स। तो अब क्लीन फर्म्स को इंसेंटिव आएगा क्योंकि उनका परमिट बिकेगा, उनकी कॉस्ट कम होगी, डर्टी फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसका फायदा क्या है इस कैप एंड ट्रेड सिस्टम का, कि गवर्नमेंट को ना सिर्फ जरा आसानी से मॉनिटर कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लिमिट्स दे दी हैं,
लाइसेंसेस दे दिए हैं कि इससे ऊपर पोल्यूशन नहीं हो सकती, तो उनको ज़रा मॉनिटर करना आसान है। दूसरा, फर्म्स आपस में खरीद बेच के ये परमिट्स, उससे ग्रीनर मेथड्स की तरफ जाने की तरफ फर्म्स को इंसेंटिव आता है, जो कि अपने परमिट्स जल्दी कंज्यूम कर जाती हैं। सो फायदा वही जी, गवर्नमेंट कैन लिमिट पोल्यूशन टू एनी डिजायरेबल लेवल। देयर इज इंसेंटिव टू रिड्यूस पोल्यूशन, जैसे मैंने समझाया कि फर्म सोचेंगी हमें क्यों हर बार परमिट खरीदना पड़े, क्लीनर फर्म्स से जो कि हमारे राइवल्स हैं उनकी कॉस्ट कम हो जाए, हमारी बढ़ जाए, तो लेट्स मेक आवरसेल्व्स ग्रीन एज वेल। डिसएडवांटेज में वही। जी बेटे जी। नहीं नहीं, परमिट गवर्नमेंट नहीं बेच रही। गवर्नमेंट ने तमाम फर्म को उनके साइज और मैक्सिमम एमिशन लिमिट के मुताबिक परमिट बेच दिया। जो डर्टी फर्म है उसका जल्दी खत्म हुआ, उसने किसी क्लीन फर्म से खरीदा परमिट। लेवल ऑफ पोल्यूशन तो वही रहा ना जो गवर्नमेंट ने सेट किया है। ठीक है। फर्म्स आपस में जब ट्रेड करेंगी, क्लीन फर्म्स को फायदा होगा, डर्टी को नुकसान होगा। ओके। लेकिन वही मसला है, नॉट इजी टू मॉनिटर द लेवल ऑफ पोल्यूशन क्रिएटेड बाय ईच फर्म। देयर इज पोटेंशियल फॉर हाइडिंग पोल्यूशन लेवल्स। इसमें स्पेशली हमारे जैसे कंट्रीज में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की वजह से इतने इंस्पेक्टर्स नहीं होते, इतना वो जो परमिट्स हैं या तो बहुत जेनरस दे देती है गवर्नमेंट या बहुत टाइट दे देती है, तो रिश्वतें चल जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी बीच में आ जाती है। तो इट डजंट ऑलवेज 100% वर्क, बट इट्स अ गुड सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग द लेवल्स ऑफ पोल्यूशन। एनी कंफ्यूजन जी, एनी क्वेश्चंस? अब आ रहे हैं जी हम दूसरे मार्केट फेलियर पे। पहला था नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, यानी फर्म्स ने प्रोडक्शन की, उसके रिजल्ट में धुआं, पोल्यूशन, कंजेशन, ट्रैफिक की वो सब कुछ, एयर वाटर पोल्यूशन। ये है नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, इन अदर वर्ड्स डीमेरिट गुड्स टाइप चीजें यूज करना। सो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी आर क्रिएटेड बाय कंज्यूमर्स as a consequence of their use of products that result in harm to third parties not involved in their consumption. वही एग्जाम्पल जी, पैसिव स्मोकिंग, इट कॉजेज कॉस्ट टू नॉन स्मोकर्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्कम्फर्ट। और अगर ज्यादा अरसा आप एक्सपोज रहें टूवर्ड्स पैसिव स्मोकिंग, जैसे बच्चे वगैरह, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है। और एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट उन लोगों को पे करनी पड़ती है जो कि डायरेक्टली स्मोकर्स नहीं थे। राइट। सो एज अ रिजल्ट एक आदमी का एक्शन दूसरों के ऊपर बुरे असरात ला रहा है, दूसरों पे बुरे असरात आ रहे हैं, बीमार वो हो रहे हैं, वो अपना इलाज करवा रहे हैं जिसने स्मोकिंग की थी, वो उनका इलाज नहीं करवा रहा, तो थर्ड पार्टीज पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। किसी बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट मसला आ रहा हो। अब जी, इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ कंजम्पशन, मार्जिनल सोशल बेनिफिट विल बी लोअर देन मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। जितना स्मोकर एंजॉय कर रहा होता है अपने सिगरेट को, उससे बहुत कम सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा होता है। उसमें से एक्सटर्नल कॉस्ट निकालो तो सोशल बेनिफिट कम हो जाएगा। समझ आ रही है? तो इंडिविजुअल प्राइवेट बेनिफिट विल बी ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट फॉर सोसाइटी। तो एज अ रिजल्ट सोसाइटी चाहेगी ये चीज कम कंज्यूम हो, ओवर कंजम्पशन हो रही है। तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट, इस केस में मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट यानी स्मोकर की इंजॉयमेंट माइनस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट यानी पैसिव स्मोकिंग के इफेक्ट, वो निकालो तो सोशल बेनिफिट विल बी लेस देन प्राइवेट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। अभी देखो, डिमांड कर्व मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट है, बेनिफिट ज्यादा है स्मोकर को, कंज्यूमर को, सोसाइटी को एक्सटर्नल कॉस्ट पड़ रही है, तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट विल बी बिलो। तो मार्केट फेलियर क्या है कि डिमांड इज मोर देन इट शुड बी, क्यू मार्केट से लेके क्यू ऑप्टिमम ओवर कंजम्पशन हो रही है, प्राइस भी ओवर वैल्यूएशन हो रही है इस बुरी चीज की, जिसकी थर्ड पार्टीज पे बुरे इफेक्ट है। प्राइस पी मार्केट से नीचे पी ऑप्टिमम पे जानी चाहिए थी। तो दिस इज द मार्केट फेलियर ऑफ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। एनी क्वेश्चन मेरे बच्चों? इसको कैसे हल करें? जी बोले। डिपेंड कर रहा है कौन प्रोड्यूस कर रहा है नॉइज। अगर अगर मैं अपने घर में बैठ के गिटार बजा रहा हूँ, मेरा हमसाया डिस्टर्ब हो रहा है। अगर फैक्ट्री का नॉइज है, जैसे आपके स्कूल का नॉइज है, तो वो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है साथ वाले घरों पे।
अगर मैंने घर पे बैठ के गिटार बजाया और साथ वाले लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। कौन प्रोड्यूस कर रहा है वो, ये बात है। अच्छा, उसमें उसमें क्या था, बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। अगर वो म्यूजिक बच्चे लगा रहे हैं जो कंज्यूमर्स हैं, फिर ये कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है। अगर वो म्यूजिक स्कूल ने स्पॉन्सर करके खुद बैंड मंगवाया हुआ है, तो ये नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। तो वो देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ा नॉर्मेटिव सा कॉन्सेप्ट है। कितना मुश्किल हो रहा है जज करना, इसलिए इसको रोकना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। आई यू क्लियर नाउ हमजा? ओके, अब इसको कैसे ठीक करें जी, थोड़ा सा आप लोग बताएं। व्हाट कैन वी डू? ऐसी डीमेरिट गुड्स, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाली कंजम्पशन, उसको कैसे रोका जाए? क्या लगाया जाए उन पे, क्या किया जाए? मिनिमम प्राइस, वेरी गुड। और जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स, उनको एहसास दिलाओ कंज्यूमर्स को। पैकेट्स के ऊपर तस्वीरें लगाओ, सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर। तो ये सारी वही दोबारा सेम आ रही हैं। तो डीमेरिट गुड्स के एंड पे मैं इसकी ना आपको सेम इंटरवेंशन है, मैं करवा दूंगा। हमजा के अलावा बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करो, अच्छा लगता है उससे। डीमेरिट गुड्स, आप लोग इसको कुछ पढ़ चुके हैं। दे आर हार्मफुल फॉर कंज्यूमर्स, but she underestimate their harm. Their private cost or harm is unknown to the consumer due to lack of information or asymmetric information. अब इसको अलग क्यों पढ़ रहे हैं नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी से? नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी में स्मोकर ने सिगरेट पी, थर्ड पार्टी के नुकसान, मार्केट फेलियर था। डीमेरिट गुड्स में मसला है कंज्यूमर को खुद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो ओवर कंज्यूम किए जा रहा है, जिसके रिजल्ट में वो ओवर प्रोड्यूस हुए जा रही है। अपना माइक्स बंद कर दो, बहुत आवाज कोई किसी की आ रही है। क्वेश्चन है तो पूछ ले। Okay, so they are harmful for consumer, but he or she underestimates their harm. Their private cost or harm is unknown to the consumer due to lack of information or asymmetric information. डॉक्टर्स भी सिगरेट पीते हैं, हम ये नहीं कह सकते उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। एसिमेट्रिक है, एहसास नहीं है, ज्वाइन नहीं है, हिट नहीं किया उनको। देयरफॉर द डिमांड इज मोर देन इट शुड बी। सोसाइटी चाहेगी ये कम बने, कम कंज्यूम हो। The product is market is failing because they're over consumed and of course overproduced. ठीक है? They're over consumed due to instant pleasure and addiction, and overproduced due to profit and high demand. For example, cigarette, alcohol, drugs. Market assigns a higher price and value to demerit goods than it should be. Information failure, overconsumption, overvalue of demerit goods can be seen in the figure below. Simple demand supply है मेरे बेटा। डी जीरो था मार्केट का डिमांड कर्व, एस जीरो मार्केट का सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम था ई मार्केट, प्राइस पी मार्केट एंड क्वांटिटी क्यू मार्केट। ओवर कंजम्पशन एंड ओवर प्रोडक्शन हो रही है। डी जीरो इज विद इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, स्मोकर्स को, ड्रिंकर्स को एग्जैक्टली नहीं पता ये उनके लिए कितनी हार्मफुल है। अगर उनके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाए थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स एनी वे, तो डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा डी वन पे। ओवर प्रोडक्शन क्यू मार्केट से क्यू ऑप्टिमम, ओवर कंजम्पशन भी कम होगी और प्राइस जो वैल्यू ज्यादा पड़ रही है इस गुड के ऊपर, पी मार्केट से पी ऑप्टिमम पे आ जाएगी। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों? लगते ही बहुत आसान है, लेकिन ये माइंड में टैंगल्ड अप हो जाते हैं, तो अपने मॉक्स से पहले पहले इसको फिट कर लो। एक क्वेश्चन लाजमी इसमें आता है, सीआईज में भी मॉक्स में भी आएगा, तो जस्ट डोंट मिस दिस चैप्टर। अब गवर्नमेंट क्या करे जी, वही दोबारा है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाए, ठीक है। उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, कुछ स्मोकर्स, कुछ ड्रिंकर्स कंजम्पशन कम कर देंगे। फिर जो, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड होती है तो रेवेन्यू गवर्नमेंट को बहुत आता है, तो गवर्नमेंट कैन यूज दैट रेवेन्यू फॉर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स या मेरिट गुड्स बनाने में सोसाइटी को किसी तरीके से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या है, लिमिटेशन इवैल्यूएशन क्या है? डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कितना टैक्स लगाएं, ठीक है जी। या ओवर टैक्स कर बैठेगी गवर्नमेंट या अंडर टैक्स कर देंगे, एज अ रिजल्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन शायद ना अचीव हो सके। Often these demerit goods tend to have a very inelastic demand because of their
habit forming nature, their addictive properties. As a result, even though price rises, consumption उतनी कम नहीं होती. एवरीवन क्लियर? वही चीजें बार बार सेम इंटरवेंशंस आएंगी. इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, लॉज, रेगुलेशन, मिनिमम प्राइस, क्या उसको बोलते हैं, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये बार बार आएंगी. प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन. हम डीमेरिट गुड्स के ओवर कंज्यूम होने का मकसद क्या है, वजह क्या है? इंफॉर्मेशन फेलियर. तो वी नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. गवर्नमेंट पब्लिक को कैसे इन्फॉर्म करे अबाउट देयर पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स? सेमिनार्स, बिलबोर्ड्स, टीवीज, एड्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स, इवन सिगरेट पैकेट्स के ऊपर वार्निंग मैसेजेस. अब सक्सेस इसकी क्या है जी? विद अ बेटर रियलाइजेशन अबाउट हार्म्स ऑफ डीमेरिट गुड्स, पीपल वुड लिमिट देयर कंजम्पशन. अगर करंट कंज्यूमर नहीं भी करते तो जो नए वाले हैं, आप लोगों की एज के, दे मे नॉट इवन स्टार्ट कंज्यूमिंग. अगर ग्रास रूट से कैंपेन की जाए तो इट विल लीड टू फॉल इन करंट एंड फ्यूचर डिमांड, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स एज शोन इन द डायग्राम बिलो. सेम यही डायग्राम है मेरा बेटा. आप इसको रेफर भी कर सकते हो कि जैसे इंफॉर्मेशन आई, परफेक्ट हुई, तो डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ और हमारी. सर जी माइक बंद कर दें, कब के लिए माइक बंद कर दें जी. उसके बाद मेरे बच्चों, लेकिन लिमिटेशन क्या है, इवैल्यूएशन इसकी क्या है? डीमेरिट गुड्स एडिक्टिव हैं बाय नेचर. तो आप एक स्मोकर को, एक ड्रिंकर को जितने मर्जी लेक्चर दे दो, उसके लिए बहुत हार्ड है. रिहेबिलिटेशन करनी पड़ेगी फॉर हिम और हर टू रिड्यूस कंजम्पशन. नेक्स्ट जी, ये कॉस्ट है बड़ी. ये कोई इतनी सस्ती नहीं है ये कैंपेन्स. देर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. पूरे कंट्री लेवल पे आपने करनी है, स्पेशली देहातों वगैरह में. तो इस पे बहुत सारी कॉस्ट है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अदर एरियाज ऑफ स्पेंडिंग की. सम पीपल में सिंपली इग्नोर सच वार्निंग्स ड्यू टू डेंजर अपील. कभी देखा है मोटरवे पे आप जा रहे हैं 160 पे, किसी ने कहा यार आहिस्ता चलाओ बड़ा डेंजरस है, आप 180 पे चले जाते हैं. ह्यूमन नेचर ऑफ डेंजर अपील. बाप बार बार मना कर रहे हैं बेटे सिगरेट ना पियो, आप छुप के पिएंगे पिएंगे, बिकॉज देयर इज दिस डेंजर अपील टू कंज्यूमिंग दीज हार्मफुल गुड्स. एनी कंफ्यूजन बच्चों? अब थोड़ा सा एक कंपैरिजन, अगर वो कहता है जी दो गवर्नमेंट पॉलिसीज बताएं और कौन सी बेहतर है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन. वो अक्सर खुद पॉलिसीज बता भी देता है, कभी कहता है कि खुद बताओ. दोनों करेक्ट करती हैं ओवर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स को. इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय शिफ्टिंग सप्लाई टू द लेफ्ट, कॉस्ट बढ़ा के. प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय शिफ्टिंग डिमांड टू द लेफ्ट, इंफॉर्मेशन फेलियर दूर करके. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स डज नॉट करेक्ट द प्राइस फ्रॉम मार्केट प्राइस टू ऑप्टिमम. मार्केट में ऑलरेडी प्राइस ज्यादा थी, डिमांड ज्यादा थी, कम होनी चाहिए थी उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस. जबकि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से डिमांड का जब लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, प्राइस भी ऑप्टिमम हो जाती है. मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन प्रोविजन इज अ मच बेटर आइडिया. अगर आप यूरोप में जाके देखें तो दीज एक्सटेंसिव एंटी स्मोकिंग कैंपेन या अंडर एज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कैंपेन, इस तरह की चीजें जो उन्होंने की हैं, उससे बहुत ही बहुत सस्टेन्ड इसकी कंजम्पशन हो गई है. लोग हमारी तरह बहुत एडिक्टेड नहीं हो रहे इन चीज़ों पे. दे आर मैनेजिंग देयर, है वहाँ पे मसले, लेकिन पहले से ओवरऑल टाइम के साथ बेहतरी आ रही है. तो इंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्ग रन में फायदा देती है. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस जी? अगेन लेजिस्लेशन, लॉज, गवर्नमेंट लॉज यूज कर सकती है, जैसे पाकिस्तान में भी हैं लेकिन अप्लाई नहीं हो रहे. मसलन अंडर एज को स्मोकिंग अलाउ ना करने के लिए उनको सिगरेट की सेल ही बंद कर दो, या अगर बहुत डेंजर था, कोई नॉर्कोटिक्स वगैरह थी, तो उनको ऑल टुगेदर बैन कर दो. ठीक है. सक्सेस अगेन सिंपल एंड रिलेटिवली इजी टू इम्प्लीमेंट. व्हेन डेंजर इज टू ग्रेट, लाइक हेरोइन, आपको शायद पता हो कि शुरू में हेरोइन एज मेडिसिनल पर्पसेस आई थी, बाद में वो ड्रग बन गई थी. तो अगर गवर्नमेंट्स उसी वक्त, बिकॉज दे डिड नॉट नो द डेंजर, दे शुड हैव बैंड इट देयर एंड देन, तो वो कई टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह उनको बाद में बैन किया जाता है. बेहतर है कि शुरू में ही बैन कर दो. तो लॉज का ये फायदा है, सिंपल, रिलेटिवली इजी टू इम्प्लीमेंट, इनइलास्टिक डिमांड का कोई मसला नहीं है, कंजम्पशन रुकेगी रुकेगी. अगर डेंजर बहुत ग्रेट है, जैसे हेरोइन है या टॉक्सिक केमिकल्स हैं, तो सेफर टू बैन दीज एक्टिविटीज ऑल टुगेदर. नेक्स्ट जी, क्योंकि कंज्यूमर को इनके हार्म पे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो मिनिमम एज लॉज वगैरह टू बाय सिगरेट एंड अल्कोहल यंगर कंज्यूमर्स को अनअवेलेबल कर देंगे ये चीजें. इवन इफेक्टिव एंड डिमांड इज इनइलास्टिक, क्योंकि हम प्राइस तो चेंज कर ही नहीं रहे. हम तो या तो
टोटली बैन कर रहे हैं या बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसकी कंजम्पशन को. दे आर फेयर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिच आदमी अल्कोहल खरीदता रहेगा हाई प्राइसेस पे, लेकिन लॉ में अगर वो भी लॉ की जद में आ रहा है, अंडर एज है, तो वो अल्कोहल उसको नहीं मिलेगी. एवरीवन क्लियर ऑन दैट जी? लेकिन लिमिटेशंस क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग लॉज. जब भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, ये पॉइंट तो रट लें, कॉस्ट ऑफ दिस एंड देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अदर एरियाज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग. Laws may not get enforced, especially in less developed countries, low income countries, due to corruption of officials. क्या हमारी पुलिस को नहीं पता, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को नहीं पता कि हर दुकान पान सिगरेट वाली छोटी उम्र के बच्चों को बेच रही है, बल्कि उन्होंने छोटी उम्र के बच्चे ही रखे हुए होते हैं जो गाड़ियों तक जाके सिगरेट्स दे रहे होते हैं. सो करप्शन ऑफ ऑफिशियल्स मेजर इश्यू. नेक्स्ट जी, एक जो इसकी चीज में जिससे गवर्नमेंट ये लॉज को बहुत स्ट्रिक्टली लगाने से डरती है, वो है डेवलपमेंट ऑफ हिडन इकोनॉमी एंड क्रिमिनल गैंग्स. अगर आप ये लेस हार्मफुल डीमेरिट गुड जो कि कम से कम मालब्रो ने बनाया था या किसी अच्छी कंपनी ने बनाया था, रोस्टेड टबैको था, उतना डेंजर नहीं है. अगर आप इसको बैन कर दो ऑल टुगेदर, तो वो बहुत घटिया किस्म की अल्कोहल जो जहरीली भी हो सकती है, या सिगरेट्स जो कि हार्मफुल, इंतहाई हार्मफुल हो सकते हैं हेल्थ के लिए विदाउट फिल्टर्स, वो आ जाएंगे इलीगली. क्रिमिनल गैंग्स के पास बहुत पावर आ जाएगी. समझ आ गई मेरी बात जी? कोई कंफ्यूजन यहां पे? मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स यू ऑलरेडी स्टडीड. जस्ट अब हम मार्केट फेलियर्स के हवाले से, मार्केट फेलियर सिंपल क्या है बेटे, डिमांड एंड सप्लाई, जहां रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं, या ज्यादा चीज बन रही है या कम बन रही है, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या अंडर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. मिनिमम प्राइस लिमिट जी, सिगरेट वगैरह पे, अल्कोहल पे मिनिमम प्राइस लगा दो, ये हमेशा अबव इक्विलिब्रियम होती है. अब खुद नोट करो, क्वांटिटी क्यू से क्यू वन पे आ गई कंजम्पशन, तो ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा. लेकिन मिनिमम प्राइस क्यों सक्सेसफुल नहीं होगी? अगर गवर्नमेंट बिलो और एट इक्विलिब्रियम लगा दे. क्यों गवर्नमेंट ऐसा करेगी बेटे? देखो, सिगरेट्स की प्राइसेस 80 रुपीज 40 रुपीज से स्टार्ट हो जाती हैं और 2000 रुपए तक जाती हैं. तो कहीं ना कहीं तो उन्हें मिनिमम प्राइस लगानी है ना. अगर लेट से 500 पे लगाई है, कई सिगरेट की डबियां इस लॉ में नहीं आई, ठीक है ना. तो अगर बिलो या एट इक्विलिब्रियम लगाया तो इनफेक्टिव. नेक्स्ट जी, ब्लैक मार्केट्स क्रिएट हो जाती हैं. जब ये चीजें महंगी होती हैं, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर छुप छुपा के इलीगल मार्केट में इसको जो है हायर प्राइस पे बेचना शुरू कर देते हैं. उसके बाद मेरा बेटा, लेस इफेक्टिव टू रिड्यूस कंजम्पशन. अगेन डिमांड इनइलास्टिक है. इसी ग्राफ में डिमांड कर्व इनइलास्टिक बनाएं, आप देखेंगे Q2 Q1 क्वांटिटी बहुत कम गिरेगी प्रोपोर्शनेटली, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगी और क्वांटिटी बहुत कम. तो अगेन द पॉलिसी मे नॉट बी वेरी सक्सेसफुल. अच्छा जी, आई एम श्योर यू गाइज आर गेटिंग लिटिल ओवरवेल्म्ड. हमने काफी पढ़ लिया, लेकिन लेट्स फिनिश दिस चैप्टर टुडे. पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज. प्रोडक्शन के लिए थोड़ी सी ट्रिकी है. प्रोडक्शन के रिजल्ट में थर्ड पार्टीज को बेनिफिट आना. पॉजिटिव स्पिल ओवर बेनिफिट्स टू थर्ड पार्टीज, नॉट प्रोड्यूसर्स, उनको तो आ ही रहा है, लेकिन थर्ड पार्टीज को भी कुछ बेनिफिट जा रहा है. जैसे अ टिपिकल न्यू मेडिसिन और वैक्सीन. जैसे कोविड-19 आई थी, ये मॉडर्ना और फाइजर ने वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, उनको भी फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, सारा कुछ. लेकिन वाइडर बेनिफिट सोसाइटी को उससे ज्यादा है. एक आदमी ने वो लगवा ली, वो तो बचा, वो फर्दर पास ऑन भी नहीं करेगा, तो रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज. एक टीके का कई लोगों को फायदा हुआ, जिन्होंने नहीं लगवाया उनको भी फायदा हुआ कि वो कम से कम बंदा अब कैरियर नहीं रहा, वो आगे प्रोड्यूस नहीं कर रहा ये जर्म्स. समझ रहे हैं? तो द बेनिफिट्स इंक्लूड ग्रेटर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी फ्रॉम हैविंग अ हेल्थी वर्कफोर्स. आपने एक नई मेडिसिन, एक नई वैक्सीन डेवलप की, यस यू सोल्ड द पेटेंट, यू अर्नड अ लॉट, बट सोसाइटी को साल हाँ साल कोविड से बचे रहेंगे, जनरेशन ओवर जनरेशन बेनिफिट आएगा. प्रोड्यूसर को वो बेनिफिट शॉर्ट टर्म में आके खत्म हो जाएगा. जैसे पेनिसिलिन थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मेड इट, डाइड लॉन्ग टाइम बैक, आज तक हम बेनिफिट कर रहे हैं. एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? तो ये भी अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स हैं जो अच्छे हो रहे हैं सोसाइटी के ऊपर. इसी तरह इंटरनेट की बात करते हैं. इनिशियली इन्वेंटर ने बेनिफिट लिया उससे, बाद में अब तक सारी जनरेशंस इंटरनेट यूज कर रही हैं, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग देम. तो एक इन्वेंशन का फायदा कितनों को हुआ? सो विद पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज,
इंडिविजुअल फर्म विल हैव ग्रेटर प्राइवेट कॉस्ट एज कंपेयर टू सोशल कॉस्ट। कैसे? पहली दफा रिसर्च पे मॉडर्ना फाइजर का कितना पैसा लगा होगा, कोविड 19 की कितनी वैक्सीन रिजेक्ट की होंगी, कितनी एनिमल टेस्टिंग की होगी, 2.5 साल बाद वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, तकरीबन 1.5 साल बाद वो आई थी, ठीक है, इतना पैसा लगा। सोसाइटी की कॉस्ट उससे बहुत कम है। यहां पे मार्केट फेल हो रही है, एक पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी मिस हो रही है। अब सप्लाई कर्व, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा है। प्राइवेट कॉस्ट यानी प्रोड्यूसर की इन्वेंशन का जो उसने खर्चा किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है वैक्सीन बनाने की। सोसाइटी को एक्सटर्नल बेनिफिट मिले तो वो एमपीसी में से माइनस करो मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, तो सोसाइटी को बहुत थोड़ी कॉस्ट पड़ी है। तो बेसिकली क्यू मार्केट पे मार्केट एलोकेट कर रही थी रिसोर्सेज, ऑप्टिमम होना चाहिए अगर हम सोशल कॉस्ट बना सकें एक्सटर्नल बेनिफिट उसमें से माइनस करके। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आई टोल्ड यू दैट, लेकिन मुझे बताएं अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे बताएं मॉडर्ना फाइजर को अंदाजन कितना खर्चा पड़ा होगा कोविड की वैक्सीन बनाने में? मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जितनी वो वैक्सीन बिकी है इंडिविजुअल्स के हिसाब से देखें, उससे बहुत थोड़ी कॉस्ट है। पहली वाली वैक्सीन जो उन्होंने बनाई थी वो बिलियंस की बनी थी, बाद में वो 500-500 डॉलर, फिर 100-100 डॉलर, फिर 200-20-20 डॉलर पे बिकी। समझ रहे हैं? सोसाइटी को बहुत थोड़ी कॉस्ट पड़ी है। अगर एक्सटर्नल बेनिफिट माइनस किए जाए तो सोसाइटी की कॉस्ट इज मच लोअर। सप्लाई कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट कॉस्ट टू सोशल कॉस्ट टुवर्ड्स द राइट। कॉस्ट कम होने से सोसाइटी की ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यहां पे अंडर प्रोडक्शन हो रही है, एक पॉजिटिव प्रोडक्शन के थर्ड पार्टी पे बेनिफिट गए थे, ये अंडर प्रोडक्शन हो रही है। हम इसका स्कैन लेके दिखा रहे हैं बस यहाँ पे। हमजा के अलावा और कोई जी बोले बोले हमजा। हाँ बिल्कुल। हाँ देखो ना, देखो एक बंदे ने लिया, वो खुद भी बचा, अब वो औरों को पास ऑन नहीं करेगा, इंसिडेंट ऑफ डिजीज कम हो गया। इंटरनेट बना, एक आदमी ने लिया, वो उसकी इंफॉर्मेशन वो आगे प्रोवाइड करता रहा। आई यू फॉलोइंग? व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज करता रहा। ये चीज थर्ड पार्टीज को बेनिफिट ज्यादा है तो सोसाइटी की कॉस्ट कम है कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरर, द प्रोड्यूसर, इनिशियल कॉस्ट। थोड़ा सा इसको दोबारा पढ़िएगा, ये मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ एक्सप्लेनेशन। द प्राइस दैट विल एस्टैब्लिश इन द मार्केट विल बी पी मार्केट, whereas socially optimum price will be P optimum. Thus, the positive production externality has led to Q market, Q optimum under consumption. If output is consumed where marginal social cost exceeds marginal social benefit, there will be an inefficient allocation of resources. क्योंकि इस आउटपुट पे अगर हम देखें, एक दफा मैं आपको एक चीज और भी जरा सिखाऊं, अगर कोई एमसीक्यू आ जाए। सोशल कॉस्ट कितनी थी, प्राइवेट कॉस्ट कितनी थी, हम देखें सप्लाई कर्व ओरिजिनल वाले पे। एक मिनट ठहरें, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, एक सेकेंड इसको देखते हैं। मार्जिनल सोशल बेनिफिट, सॉरी, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, डिमांड कर्व इज द सोशल बेनिफिट कर्व। उसके नीचे से आना शुरू कर दो, क्यू मार्केट से क्यू ऑप्टिमम, ई मार्केट, ये सारा सोशल बेनिफिट का एरिया था। जबकि सोशल कॉस्ट कितनी थी, सप्लाई कर्व तक जाओ, क्यू मार्केट, ए, ई ऑप्टिमम, क्यू ऑप्टिमम। तो ये जो ऊपर वाला एक ट्राइंगल सा बन रहे हैं दो, ये डेड वेट लॉस है अंडर कंजम्पशन की वजह से। समझ आ गया मेरे बच्चों? ये आप ना भी लिखिए एक्सप्लेनेशन में, कोई मसला नहीं, लेकिन एमसीक्यू के लिए कम से कम समझ लें कि आपने सोशल बेनिफिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं और सोशल कॉस्ट कैसे। सोशल बेनिफिट कैलकुलेट होंगे फ्रॉम द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व सोशल बेनिफिट है, क्यू मार्केट से क्यू ऑप्टिमम के बीच का एरिया देखो, क्यू मार्केट, क्यू ऑप्टिमम, ऑल द वे अप टू डिमांड कर्व, ई मार्केट, ई ऑप्टिमम, ये सारा है सोशल बेनिफिट। और सोशल कॉस्ट सप्लाई कर्व है, क्यू मार्केट, ए, ई ऑप्टिमम, क्यू ऑप्टिमम, तो सोशल बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट। तो ए, ई मार्केट, ई ऑप्टिमम, डेड वेट लॉस हो रहा है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस में नेट कमी हो रही है। इसी वजह से अंडर कंजम्पशन थी और अंडर प्रोडक्शन हो रही थी। ठीक हो गया जी? अब हम क्या करें पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज के लिए? सब्सिडीज दो ऐसी फर्म्स को जो रिसर्च कर रही हैं, डेवलपमेंट कर रही हैं, इन्वेंशंस कर रही हैं, इंटरनेट जैसी चीजें बना रही हैं।
सब्सिडीज दो उनको ताकि उनकी कॉस्ट कम हो और वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें। कितनी सब्सिडी देनी है? जितना मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट है। अब उसके लिए गैस वर्क करना पड़ेगा, इनएक्यूरेट हो सकता है, लेकिन सब्सिडी दें आप ताकि ये मसला हल हो। अब जी इवैल्यूएशन देख लें। Efficient subsidy should be equal to marginal external benefit, which cannot be measured accurately and expressed exactly in monetary terms. Yes, हमारे पास टेक्निक्स हैं शेडो प्राइसिंग वगैरह, लेकिन वो एग्जैक्ट फिगर नहीं देंगी। Therefore, there is possibility of over subsidization or under subsidization. नेक्स्ट जी, सब्सिडीज देने से फर्म्स इनएफिशिएंट हो जाती हैं। दे स्टार्ट रिलाइंग ऑन सब्सिडीज इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग देयर ओन एफिशिएंसी। वही बात कॉस्ट ऑफ सब्सिडी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अदर एरियाज वेयर गवर्नमेंट कुड हैव स्पेंट। एवरीवन क्लियर? कोई क्वेश्चन यहां पे? इंफॉर्मेशन प्रोविजन फिर वही है जी, अब इस बार जरा डिफरेंट है। फर्म्स को गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे इंडस्ट्रियल कॉस्ट, प्राइसेस एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज की, ताकि वो ऐसी अच्छी चीजें ज्यादा बनाएं, वैक्सीन, इंटरनेट, न्यू टेक्नोलॉजीज। तो उसके रिजल्ट में बिजनेसेस बेहतर डिसीजन कर सकें। कंज्यूमर्स के केस में उनको ज्यादा इंप्रूव करें उनकी एजुकेशन, सच एज हाउ टू अवॉइड स्प्रेडिंग अ डिजीज और हाउ टू रिसाइकल हाउस वेस्ट। जैसे देखो कोविड के दौर में कितना हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी, 20 सेकंड हाथ धोएं, मास्क लगाएं, 6 फुट का फासला, स्कूलों में कितना ये इंप्लीमेंट हुआ था, कुर्सियां दूर दूर कर दी। ये सब इंफॉर्मेशन प्रोविजन से भी ये पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज फैलती हैं। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों? अब वी आर ऑलमोस्ट डन। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। एक आदमी ने खुशबू लगाई हुई है, लेट्स से हमजा ने लगाई हुई है, 7 जोरेज बैठे हुए हैं, उनको भी अच्छी स्मेल आ रही है, तो पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अलिशबा ने एक गार्डन लगाया, उसके फ्लावर्स की स्मेल, साथ में किसी बच्चे का मैंने मिसाल दी थी, हसनात की दी थी शायद, वो रहते हैं, उनको अच्छी स्मेल आई, उनको फायदा हुआ। तो ये है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज कंजम्पशन की। अब हम जरा इसको अच्छी तरह समझते हैं। Benefits of positive consumption externalities are the spillover effects of consumption of a good or service. Positive spillovers basically. In the case of high school education, आप सबने high school education ले ली है। Those student who receive it clearly benefit। आपको तो private benefit आ रहा है, आपकी employment opportunities अच्छी हो रही हैं, फ्यूचर में हायर पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, लेकिन द बेनिफिट फर्दर एक्सटेंड्स टू देयर फैमिली एंड टू देयर फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। आपकी कल जब फैमिलीज बनेंगी, बच्चे होंगे, उनका भी फ्यूचर अच्छा, उनका भी प्रोस्पेक्ट अच्छा, हालांकि वो थर्ड पार्टीज थे। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? हाई स्कूल एजुकेशन आपने ली, आपका फ्यूचर अच्छा हुआ, आपके साथ जो जो आदमी रिलेट होगा एज अ फैमिली, फ्रेंड, वटेवर, उनको भी जाएगा। इन अदर वर्ड्स पूरे मुल्क को फायदा होगा, पूरे मुल्क का जीडीपी बढ़ेगा, आप लोग बेहतर आउटपुट बनाओगे, क्वालिटी अच्छी होगी। अगर इंजीनियर्स बनोगे तो सड़कें अच्छी बनाओगे, डॉक्टर्स बनोगे तो इलाज अच्छे करोगे। नॉट सिर्फ उनका जिनसे पैसे लिए, उनके रिश्तेदारों को भी बेनिफिट मिल रहे हैं, समझ रहे हैं? आपके रिश्तेदारों को भी बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये सारी पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है। So इस केस में सोसाइटी विल बेनिफिट मोर देन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड विल हैव ग्रेटर सोशल बेनिफिट एज कंपेयर टू प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है? अब देखो जी, डिमांड आप लोगों ने की हाई स्कूल एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, डिमांड प्राइवेट बेनिफिट पी था, इक्विलिब्रियम मार्केट, पी मार्केट एंड क्यू मार्केट पे हमारा इक्विलिब्रियम था। अब अगर एक्सटर्नल बेनिफिट शामिल कर दिए जाएं, पूरे मुल्क के वाइडर बेनिफिट्स, आपकी फ्यूचर फैमिलीज के वाइडर बेनिफिट्स, पूरा डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा। जो अंडर प्रोडक्शन एंड अंडर कंजम्पशन हो रही थी क्यू मार्केट से क्यू ऑप्टिमम है। समझ आ गई मेरी बात? कोई कंफ्यूजन यहां पे? सोशल बेनिफिट कितने हैं? डिमांड कर्व D1 से देखो, ए ई ऑप्टिमम, क्यू मार्केट, क्यू ऑप्टिमम। ठीक है जी। और प्राइवेट बेनिफिट कितने हैं? क्यू मार्केट, ई मार्केट, मुझे वहां पे कोई लगाना चाहिए था, बी लगा लेते हैं यहाँ पे, और क्यू ऑप्टिमम। ये प्राइवेट बेनिफिट कम है और सोशल बेनिफिट ज्यादा है, तो एक्सटर्नल बेनिफिट्स इग्नोर होने की वजह से यहाँ पे मार्केट फेल हो रही है। एनी कंफ्यूजन बच्चों? इसमें भी क्या एजुकेशन वाला वही मेरिट गुड्स वाले होंगे, हम उस पर जाके इसकी इंटरवेंशन कर लेंगे। मेरिट गुड्स बहुत इजी, बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर बट ही और शी अंडर एस्टिमेट्स देयर बेनिफिट, उसको अपना प्राइवेट बेनिफिट या फुल इंफॉर्मेशन नहीं है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर कितनी अच्छी चीज़ें हैं, वरना आज की क्लास में ऑल 36 स्टूडेंट्स वुड हैव बीन प्रेजेंट। अंडर एस्टिमेट कर गए, नहीं अटेंड किया।
So they are underproduced and underconsumed. Firms produce less than the socially optimum level क्योंकि डिमांड ही कम है. Less profit incentive, for example, education and healthcare, seat belts, museums, मार्केट इनको लोअर वैल्यू असाइन करेगी प्राइस की शक्ल में और ये अंडर कंज्यूम हो रहे होंगे. देखो, विद इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन डी जीरो डिमांड कर्व था, क्वांटिटी मार्केट में क्यू मार्केट थी और प्राइस पी मार्केट. अगर फुल इंफॉर्मेशन होती, बच्चों को हर किसी को पता होता एजुकेशन हेल्थ केयर कितनी अच्छी चीजें, डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट होता, प्राइस भी बढ़ जाती, ऑप्टिमम पे चली जाती और क्वांटिटी भी क्यू ऑप्टिमम पे आ जाती. इसकी वही इंटरवेंशंस हैं. सब्सिडीज में दोबारा नहीं करवा रहा, कितनी सब्सिडी दो, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट के मुताबिक ही आपने सब्सिडी दी, ऑप्टिमम पे चले गए. सक्सेस ऑफ कोर्स सस्ती हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है, ज्यादा लोग खरीदेंगे. लिमिटेशन, डिमांड अक्सर एजुकेशन हेल्थ केयर नेसेसिटीज हैं, डिमांड इनइलास्टिक होती है तो थोड़ी इनफेक्टिव हो जाती हैं. गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है. एक्सटर्नल बेनिफिट को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है, या गवर्नमेंट ओवर सब्सिडाइज कर देगी या अंडर सब्सिडाइज. एक बार इस चैप्टर को पढ़ो, पता लगेगा कितनी रेपिटेशन है, वही बात बार बार हो रही है. प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, वही टीवी शीवी यूज करो, सेमिनार, बिल बोर्ड, बताओ एजुकेशन कितनी अच्छी है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान कैंपेन्स करो. उससे क्या होगा, लोग जो है इसकी कंजम्पशन बढ़ाएंगे और कुछ लोग देहातों वगैरह में उनको अगर एहसास हो गया तो अपने बच्चों को काम करने से हटा के कंजम्पशन करवाएंगे एजुकेशन की, हेल्थ केयर की. करंट एंड फ्यूचर डिमांड बढ़ेगी, अंडर कंजम्पशन की प्रॉब्लम दूर. सेम डायग्राम जो ऊपर अभी देखा, डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होने वाला. लिमिटेशन क्या है जी, बहुत महंगी होती है इंफॉर्मेशन कैंपेन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. अक्सर लोग, स्पेशली कम पढ़े लिखे देहाती लोग, उनको इसकी अहमियत का एहसास ही नहीं होता. पोलियो ड्रॉप्स कितना मुश्किल हो रही है गवर्नमेंट को पिलाने में, तो दे इग्नोर सच मैसेजेस. ठीक है, अक्सर हमारी, स्पेशली हमारे जैसे मुल्कों में ये कैंपेन्स बड़ी बोरिंग सी, डल तरीके से डिजाइंड होती हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं आता और इनका इफेक्ट ओनली लॉन्ग रन में आता है. सब्सिडीज और इसका कंपैरिजन करते हैं जी, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन का, दोनों करेक्ट कर रहे हैं अंडर कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स. एक सप्लाई को बढ़ा के सब्सिडी और प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट करवा के. सब्सिडीज करेक्ट प्राइस नहीं कर रही, वो मार्केट प्राइस को नीचे कर रही हैं. ठीक है, जबकि प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन मार्केट प्राइस को ऊपर करके ऑप्टिमम प्राइस पे डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट करवा रही है. तो दिस इज बेटर इन टर्म्स ऑफ ए पॉलिसी. ठीक हो गया जी. लेजिस्लेशन क्या करें जी, मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन लगा दें. मैट्रिक तक तालीम लेना जरूरी है, जैसे वेस्ट ने किया हुआ है, कंपल्सरी कंजम्पशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपका इलाज नहीं होता. तो सक्सेस क्या है जी, लॉज की, इजी एंड क्विक टू इम्प्लीमेंट, इफेक्टिव इवन व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक. महंगे पड़ते हैं गवर्नमेंट को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, ये तो हर में गवर्नमेंट का आएगा ना. लेस इफेक्टिव इन कंट्रीज विद पुअर लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर. राइट जी, मैक्सिमम प्राइस लिमिट लगा दो, एजुकेशन को सस्ता कर दो, हेल्थ केयर को सस्ता कर दो, लेकिन शॉर्टेज पैदा हो जाएगी. तो यहाँ गवर्नमेंट को खुद अपनी यूनिवर्सिटीज वगैरह के थ्रू या सब्सिडाइज करके इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा. तो इट विल बी इनइफेक्टिव इफ सेट अबव और एट इक्विलिब्रियम प्राइस. ब्लैक मार्केट्स आएंगी जहां पे यही अकेडमियां बन जाएंगी, घरों में ट्यूशंस खुल जाएंगी. ठीक है जी, घरों में क्लिनिक्स बन जाएंगे. लेस इफेक्टिव टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है. डिसइंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर, प्राइस कम हो रही है, शॉर्टेज बन रही है, प्रोड्यूसर्स शायद इंडस्ट्री ही छोड़ना शुरू कर दें. वही मैक्सिमम प्राइस के नुकसानात. दैट इज इट जी. डायरेक्ट प्रोविजन गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर दे एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. बेनिफिट क्या है जी, पब्लिक सेक्टर एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर करता है, एक्सटर्नल बेनिफिट को कंसिडर करता है, पोल्यूशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह. तो उसके रिजल्ट में जब वो बनाएंगे कोई भी गुड्स या सर्विस, पोल्यूशन, कंजेशन कम होगी. नेचुरल मोनोपलीज विच आर वेरी एफिशिएंट, उनके पास अनलिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं, पूरे मुल्क में आपने सप्लाई करना है, जैसे वापटा है पाकिस्तान में, तो वो फिर लो प्राइस पे एक एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या इलेक्ट्रिसिटी हो. गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, बेसिक अम्यूनिटीज पूरे कंट्री में जाएं, इवन जहां लोग अफोर्ड नहीं करते, बलोचिस्तान वगैरह में भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स ऑप्टिमम लेवल पे प्रोवाइड होंगे. तो ये हमारी इसका डायरेक्ट प्रोविजन के कुछ फायदे. और डिसएडवांटेज वही जो पब्लिक सेक्टर के हैं, इनएफिशिएंसी ड्यू टू नो प्रॉफिट मोटिव. गवर्नमेंट ऑफन फेल्स टू कट कॉस्ट and results in losses. Government does not provide many luxuries, consumer की choice and sovereignty में कमी आ जाती है. Often public sector firms political interference के थ्रू रन हो रही होती हैं, ओवर एम्प्लॉयमेंट की होती है, मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज. गवर्नमेंट के पास कभी कभी फंड्स भी नहीं होते
टू प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गुड ट्रेनिंग, तो वो क्वालिटी भी बहुत कम होगी. कॉजेज मोर बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स. समहाउ हमारा चैप्टर खत्म हो गया. एनी क्वेश्चंस जी? All right, Ji, I'll close the class, close the recording. Thank you for coming and see you.